इनका अनुमान अब पढ़ा तो मुझे है ना, तो अनुमान तो मुझे पता होगा। इन्होंने मुझसे पूछा था। हालाँकि मैंने इनको कहा था कि 2 क्लास फिज़िक्स लास्ट की केमिस्ट्री रहेगी, बट ज़्यादा उतावले हो गए, उत्सुकता बहुत ज़्यादा है कि समापन किया जाए। खैर, आइए देखा जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत कुछ समझते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ये हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, जब कोई चालक तार हो, कोई जब चालक हो या कोई अर्धचालक हो, कोई चालक हो या अर्धचालक पदार्थ हो और ऐसी स्थिति में मान लेते हैं, ये कोई जो आपको दिख रहा है, ये कोई चालक अथवा अर्धचालक पदार्थ है और इस चालक अथवा अर्धचालक पदार्थ में ये मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहाव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, पहली बात, इसी इलेक्ट्रॉनों के बहाव को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को ध्यान में रख करके जब हम कुछ इक्विपमेंट्स बनाते हैं या जब हम मानव जीवन के लिए कुछ आवश्यक उपकरण बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं, तो इस पूरी विधा को हम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस चित्र को नीचे बनाना और यहाँ लिखेगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। वास्तव में वास्तव में इसके तहत वास्तव में इसके तहत मानव जीवन के हित में विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे अर्धचालक आधारित चिप। क्यों? हाँ, इसको उठा ले जाओ, चों-चों कर रही है बहुत ज़्यादा। अर्धचालक ये पुरानी हो गई क्या ये? है तो नहीं, इसमें तेल डलवा दो। जैसे कि अर्धचालक आधारित चिप, डायोड, ट्रायोड, एलईडी, एलसीडी, डायोड, ट्रायोड, एलईडी, एलसीडी, लेज़र, मेज़र, ये सब जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत ही आते हैं। तो इतना अपनी कॉपी में चिह्नित कीजिएगा, परिभाषा अपनी कॉपी में लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनों का ये कोई चालक अथवा अर्धचालक पदार्थ है, जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। उसी प्रवाह को हमने सामान्य भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स की भूमिका दी है। ठीक है? अब ध्यान देना, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत, जिसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हेडिंग डाल देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो चित्र बना है, ये चित्र नीचे बना लीजिएगा। मान लीजिए ये कोई धातु के टुकड़े हैं और इनको हम एक वैक्यूम में बंद कर देते हैं और यहाँ से हम एक इलेक्ट्रिक परिपथ लाने का प्रयास करते हैं कि यह कोई एक इलेक्ट्रिक परिपथ है ना? यह कोई इलेक्ट्रिक परिपथ है और जब हम इस वाले पॉइंट पर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं, ठीक है? ये हो गया लाइट। अब लाइट में IR भी है, UV भी है और दृश्य प्रकाश तीनों होंगे, ये भी डालेंगे। तो वास्तव में ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये लेयर और ये लेयर, ये धातु की परत है, ये मेटल है। तो यहाँ पर हम धातु लिख देते हैं। तो जब धातु की परत पर प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से ना इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और इलेक्ट्रॉन अपनी गति यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ करना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है, तो बीच में जो गैप था, वो गैप एक इस तरह से जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये गैप फिल कर जाता है। और ये जब गैप फिल कर जाएगा, तो यह एक तरीके से विद्युत परिपथ का निर्माण कर लेगा। बीच में यहाँ से यहाँ तक गैप है, कुछ है नहीं, लेकिन प्रकाश की किरणें पड़ी, तो इलेक्ट्रॉन धीरे-धीरे निकलना शुरू किए। कल आपने देखा था एटॉमिक फिजिक्स में कि जब हम इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करते हैं, तो अपनी कक्षा छोड़ कर के बाहर आ जाते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और अपनी कक्षा छोड़ कर के बाहर आए, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऋण से धन की तरफ यात्रा कर दिए। तो वही बात यहाँ भी है, ऋण से धन की तरफ यात्रा कर दिए। तो ये भूमिका जो हम देख रहे हैं, वास्तव में यह एक विद्युत परिपथ बनाने जैसी है। तो इसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ये तभी बह रहे हैं जब यहाँ पर लाइट पड़ रही है। तो प्रकाश के कारण विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो जाना, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है ना? एक परिभाषा अपनी कॉपी में दीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। जब जब प्रकाश की किरणें, परिभाषा लिखिएगा इसकी, जब प्रकाश की किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती हैं, तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जो कि जो कि धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जो कि धनात्मक आवेश वाली परत की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं। धनात्मक आवेश वाली परत की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं और पूर्ण परिपथ और पूर्ण परिपथ संचालित हो जाता है। पूर्ण परिपथ संचालित हो जाता है। अर्थात अर्थात इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से प्रवाहित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से प्रवाहित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से प्रवाहित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से प्रवाहित होने लगते हैं और यही घटना प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाती है।
और यही घटना प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाती है। और यही घटना प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाती है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तथा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये हमारे पीछे हैं, इनको तो हर कोई जानता है। नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को इस व्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा वर्ष 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 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 तो बड़ी कॉमन सी बात है कि भाई इतना क्या ही एक खास बात था कि भाई इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इसका मतलब है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की भूमिका मानव समाज के लिए, हर किसी के लिए बेहतरीन होगी। एक बार नजर डाला जाए, लिखिए हेडिंग प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुप्रयोग। लिखिए हेडिंग प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुप्रयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुप्रयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुप्रयोग। एक एक करके देखते हैं। तो जितना भी आजकल सोलर लाइट है ना, उसका जो सोलर पैनल बनता है, ये वाला सोलर पैनल, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पे ही काम करता है। एक एक करके सारे लिखिएगा। नंबर 1 लिखिएगा, ठीक है, सोलर पैनल। लिखिएगा सोलर पैनल। सोलर पैनल की कार्यप्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। सोलर पैनल की कार्यप्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। सोलर पैनल की कार्यप्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। सोलर पैनल की कार्यप्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक और लिखिएगा मोशन मोशन व लोकेशन सेंसर। मोशन व लोकेशन सेंसर। मोशन व लोकेशन सेंसर जो कि स्वचालित दरवाजा, देखा होगा मॉल में दरवाजा अपने आप खुल जाता है, बंद होता है। मोशन व लोकेशन सेंसर जो कि स्वचालित दरवाजों, कॉमा, कार और अन्य वाहनों में लगाए जाते हैं। स्वचालित दरवाजों, कार और अन्य वाहनों में लगाए जाते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसके अलावा जो वर्गुलर अलार्म्स होता है, चोर सूचक घंटी, वो भी इसी पे काम करती है। तो नेक्स्ट लिखिएगा वर्गुलर अलार्म या चोर सूचक घंटी। चोर सूचक घंटी की कार्यप्रणाली। चोर सूचक घंटी की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट लिखिएगा चोर सूचक घंटी की कार्यप्रणाली। एक और लिखिएगा नाइट विजन कैमरा। एक और लिखिएगा नाइट विजन कैमरा। नाइट विजन कैमरा, कई तरह के ना स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, जैसे सिगरेट पियोगे तो बता देगा। तो लिखिएगा स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म डिटेक्टर की कार्यप्रणाली। 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 फायर अलार्म डिटेक्टर की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट लिखिएगा एक्सरे सीटी स्कैन आदि के मशीनों में। एक्सरे और सीटी स्कैन आदि मशीनों में। एक्सरे और सीटी स्कैन आदि मशीनों में कपड़ा खरीदने जाओगे तो बारकोड रीडर आता है, ऐसे लाल लाल जितना है बारकोड रीड कर लेता है। नेक्स्ट लिखिएगा बारकोड रीडिंग के लिए। 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 एक और लिखिएगा बैंकों आदि में सिक्योरिटी सिस्टम हेतु। बैंकों आदि में सिक्योरिटी सिस्टम हेतु। बैंकों आदि में सिक्योरिटी सिस्टम हेतु। बैंकों आदि में सिक्योरिटी सिस्टम हेतु, है ना। तो इन सभी जगहों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, तो जवाब हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव को। जवाब हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव को। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। लिखिएगा इन सब जगहों पर क्या हो रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का इस्तेमाल हो रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्त। लिखिए हेडिंग फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्त। एक हमारी छात्रा है, इनका नाम है पूनम कुमारी। पूछ रही सर बहुत दिनों से फिजिक्स पढ़ा रहे हो, कब खत्म होगा। ये सब कैसे पास होंगे भगवान समझ नहीं पा रहे हैं, और कैसे सोच लेते हैं हम ईडीओ जैसा एग्जाम देना है हमें, भीड़ है। मैंने कितनी बार बताऊं कि अभी खत्म कर लेंगे, आज ही तो खत्म करना है ना, कल से बता रहा हूँ, परसों से बता रहा हूँ। क्यों लिखते हो, इतना पढ़ाई लिखाई कर लो, जो पढ़ा रहा हूं उसको लिखो। नेक्स्ट लिखिएगा फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्त। फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्त ये क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि जब हम कोई, मान लो कोई पदार्थ है और इसमें एक खास बात ये होती है, यदि इस पर कोई लाइट पड़े, है ना, जब कोई इस पर प्रकाश पड़ता है, तो जब तक इस पदार्थ पर प्रकाश पड़ रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में ये रिफ्लेक्ट करता है, वापस आता है। वो रिफ्लेक्शन नहीं कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन, बल्कि ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि ये कुछ मात्रा में प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि प्रकाश का उत्सर्जन भी करता रहता है। यानी कि वो ना अपने आप से चमकता रहता है। आपने कई अलग-अलग प्रकार से चमक वाली चीजें देखी होंगी। जैसे मान लो कि कभी देखा होगा ये कुछ लोग इस तरह के चश्मे लगाते हैं, तो लाइट जलाओ, उन पे लाइट मारो, चश्मा उनका जलने लगेगा। या ये जो सीएफएल्स आते हैं, इनमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश जलते हल्का सा व्हाइट व्हाइट जलते हैं। ये जो हाइलाइटर्स आते हैं, इनमें भी चमक होती है। जब आप इन पर लाइट मारोगे तो हल्का-हल्का चमकेंगे। यानी कि ऐसा पदार्थ जिस पर कोई प्रकाश अगर डाला जाए, तो वह कम मात्रा के प्रकाश क्षमता को उत्सर्जित करना शुरू कर दे, तो यह घटना कहलाती है प्रतिदीप्त या फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। तो एक सिंगल सी परिभाषा इस पे डालिएगा, उससे पहले एक चित्र बना लीजिएगा। यह कोई, मान लेते हैं कि ये कोई प्रतिदीप्तशील पदार्थ है। यह कोई प्रतिदीप्तशील पदार्थ है। प्रतिदीप्तशील पदार्थ है, नीचे से बनाना कॉपी में, और इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है। ये कोई प्रकाश है, बस ध्यान देना, ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है, तो अभी इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, उच्च आवृत्ति है, और तरंग दैर्ध्य कम है ना? इस प्रकाश की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, बहुत हाई है, और फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है, तो आपने पढ़ा है कि ऐसी स्थिति में इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो लो हो जाती है। तो तरंग दैर्ध्य लो है और ये आपतित हो रहा है, तो ठीक उसी T1 समय पर ही यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन भी हो जाएगा। प्रकाश का उत्सर्जन भी हो जाएगा।
और प्रकाश का जब उत्सर्जन होगा, बशर्ते ध्यान देना, ये प्रकाश अब जो उत्सर्जित हो रहा है, इसकी आवृत्ति उसकी तुलना में कम होगी जो आपतित था। ये घटना तब तक हो रही होगी जब तक कि प्रकाश पड़ रहा है। जैसे ही प्रकाश इससे पड़ना बंद होगा, ये पदार्थ भी चमकना बंद हो जाता है। तो लिखिएगा परिभाषा में, देखिए परिभाषा लिखिएगा, जब किसी पदार्थ पर क्रमशः क्रमशः उच्च आवृत्ति और निम्न तरंगदैर्घ्य जब किसी पदार्थ पर क्रमशः उच्च आवृत्ति और निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है का प्रकाश आपतित होता है का प्रकाश आपतित होता है, तो ऐसी स्थिति में तो ऐसी स्थिति में तो ऐसी स्थिति में ठीक उसी समय ठीक उसी समय ऐसी स्थिति में ठीक उसी समय कम आवृत्ति और उच्च तरंग दैर्घ्य का ठीक उसी समय कम आवृत्ति और उच्च तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। ठीक उसी समय कम आवृत्ति और उच्च तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। इस तरह वह पदार्थ एक विशेष चमक उत्पन्न करता है। इस तरह वह पदार्थ एक विशेष चमक उत्पन्न करता है। इस तरह वह पदार्थ एक विशेष चमक उत्पन्न करता है और यही घटना क्या कहलाएगी? प्रतिदीप्ति कहलाती है। और यही घटना 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 प्रतिदीप्ति कहलाती है। और नीचे एक नोट डाल देना, लिखिएगा नोट में, लिखिएगा प्रतिदीप्ति की घटना। भाई यार पढ़ ले, निवेदन है, पढ़ लो यार भाई, या तो कमेंट करना बंद कर दो या तो पढ़ लो। मतलब लिटरली बता रहा हूँ ना, 2 4 10 है ये। मैं ब्लॉक करना होना चाहता नहीं हूँ किसी को, बट ना नरक मचा दियो भाई, लिटरली बता रहा हूँ। एक तो बकवास हो आप, आपके बस का निकालना है नहीं। कितने हैं यहाँ फर्जी लिख रहे हो एक दूसरे को, जिनको निकालना है उनको पढ़ने दे। हाथ तक जुड़वा लेते यार आप लोग। एक तो भाई कमेंट हटा दे आज तो। इधर आना, कहाँ गया उनका? ये कमेंट हटा दो तो फर्जी का लिखता रहता है। हाइड कर दो इसको। पूरा हाइड कर दो, हटा दूंगा। नहीं ब्लॉक मत करो किसी को, ये कमेंट ही हटा दो, हमें नहीं चाहिए ना, फर्जी का लिखता रहता है। हाँ इनेबल कर दो। डिसेबल क्या होता है? डिसेबल। हाँ ठीक, बस हो गया। इसको मैं पूरी मिला दूँ। ये जो है ना हमारा वीडियो, इसको बढ़ा, बस जाओ, हो गया। अब लिखो आराम से। नरक मचा देते हो यार। मतलब हमें ना हतोत्साहित होता है अध्यापक को कि मैं पता नहीं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ने वाले तो हो नहीं, आप तो नाटकबाज हो। इतनी सस्ती बैच ले ली हो, आपसे क्या मतलब है? इतना तो आपका नाश्ता रोज का है। खैर चलिए, पर किसी चीज़ का अपना मूल्य होता है ना, तो उस मूल्य की गरिमा ध्यान दो। खैर ध्यान देना। तो नीचे एक नोट लिखिएगा, भैया पढ़ने वाले लिखिएगा, लिखिएगा कि अब दरअसल है क्या ना कि मैं अगर आपको ब्लॉक कराऊँ तो थोड़ा-सा ना अपराध बोध होता है, या बड़े अच्छे छात्र को ब्लॉक कर दिया, फिर मैं खुद डिक्टेटर महसूस करता हूँ अपने आप में कि मैं डिक्टेटर हूँ क्या? तो डिक्टेटर नहीं बनना चाहता, इससे एक ही तरीका है, डिस्टेंस इज़ टू मच ऑप्शन फॉर अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। आपसे डिस्टेंस मैंने बना लिया। खैर तो लिखिएगा नोट करके, लिखिएगा प्रतिदीप्ति की व्यवस्था में चमक तभी तक होती है जब तक प्रकाश का आपतन हो रहा होता है। प्रतिदीप्ति की व्यवस्था में चमक तभी तक होती है जब तक प्रकाश का आपतन हो रहा होता है। प्रतिदीप्ति की व्यवस्था में चमक तभी तक होती है जब तक प्रकाश का आपतन हो रहा होता है ना? इस बात को ध्यान देना कि जब तक प्रकाश का आपतन हो रहा होता है। तो ये बन गया, ध्यान देना। अब लिखिएगा प्रमुख उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे आसपास नजर आते हैं जिनको देखा जाए। लिखिएगा वही जो हमने आपको दिखाए थे, लिख देना हाइलाइटर्स की चमक। नंबर 2 लिखिएगा ल्यूमिनेटेड टॉय, चमकदार खिलौने आते हैं, ल्यूमिनेटेड टॉय सीएफएल। एक को लिखना ऑलिव ऑयल टॉनिक वाटर, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, ये भी चमकता है थोड़ा-सा। ऑलिव ऑयल, टॉनिक वाटर, ये प्रयोगशाला में मिलता है। टॉनिक वाटर और पेट्रोल लिख देना, पेट्रोल, इसमें भी थोड़ी-सी चमक होती है। हल्दी, टर्मरिक, पेट्रोल, हल्दी, टर्मरिक, चाय पत्ती, टी, चाय पत्ती या टी। क्लोरोफिल, इसमें भी थोड़ी-सी चमक होती है। क्लोरोफिल, एक और लिख देना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की चीज़ों में चमक होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की चीज़ों में भी चमक होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की चीज़ों में भी चमक होती है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हमने देखे जिनमें ये प्रतिदीप्ति की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। ध्यान देना। कुछ केमिकल्स हैं अलग-अलग जो अलग-अलग कलर की चमक निकाल सकते हैं। लिखिएगा, नोट डाल देना, लिखिएगा प्रमुख रसायन अलग-अलग रंगों की प्रतिदीप्ति निकालते हैं। प्रमुख रसायन अलग-अलग रंगों की प्रतिदीप्ति निकालते हैं। नोट लिखिएगा, प्रमुख रसायन अलग-अलग रंगों की प्रतिदीप्ति निकालते हैं। जैसे लिखिएगा नंबर 1 जिंक सिलिकेट, एक-एक करके लिख डालना। लिखिएगा नंबर 1 जिंक सिलिकेट, एक रसायन है जिंक सिलिकेट। आगे लिखिएगा हरे रंग की प्रतिदीप्ति, जिंक सिलिकेट हरे रंग की प्रतिदीप्ति। एक और लिखिएगा कैडमियम बोरेट। नंबर 2 लिखिएगा कैडमियम बोरेट, कैडमियम बोरेट। इसके बाद लिखिएगा पिंक रंग की प्रतिदीप्ति यानी कि गुलाबी रंग, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग की प्रतिदीप्ति, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग की प्रतिदीप्ति। एक और लिखिएगा कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम सिलिकेट। ये सब चमक बनाने वाली चीजें हैं। येलो और पिंक मिक्स करेगा ये, येलो और पिंक कलर की प्रतिदीप्ति, पीला और गुलाबी। कैडमियम है ना तो पिंक निकाल देगा वो, पीला और गुलाबी रंग की प्रतिदीप्ति। एक और लिखिएगा कैडमियम टंगस्टेट, कैडमियम कैडमियम टंगस्टेट, कैडमियम टंगस्टेट, ये ब्लू रंग निकालेगा। लिखिएगा नीले रंग की प्रतिदीप्ति या ब्लू रंग की प्रतिदीप्ति, कैडमियम टंगस्टेट। लिखिएगा नीले रंग की प्रतिदीप्ति या ब्लू कलर की प्रतिदीप्ति, नीले रंग की प्रतिदीप्ति या ब्लू कलर की प्रतिदीप्ति। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अलग-अलग रंग की चमक हमें दिखाते हैं या समझाते रहते हैं। इसी से एक बड़ा वर्जन है जिसको हम कहते हैं अस्फुरदीप्ति या फास्फोरेसेंस। ये बहुत मायनेपूर्ण है, तो नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग फास्फोरेसेंस या अस्फुरदीप्ति। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग फास्फोरेसेंस या अस्फुरदीप्ति। बस ये प्रतिदीप्ति ही है, अंतर ये है ना कि इसमें जब आप लाइट आपतन छोड़ देते हो तो भी ये कुछ देर तक चमकता रहता है। बस बाकी सेम वही है कि कोई ऐसा पदार्थ जिस पर आपतन पर वो चमके और लाइट ऑफ करने पर, आपतित किरण बंद करने पर भी कुछ देर तक चमकता रहे। तो परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा जब ऐसा पदार्थ, लिखिएगा जब ऐसा पदार्थ जिस पर, परिभाषा लिखो इसकी, जब ऐसा पदार्थ जिस पर, देखा होगा ना ये घड़ी में देखा होगा कि अंधेरे में ये सब जलता है, डायलॉइड का जलने लगता है, तो वो अस्फुरदीप्ति की घटना है, उसी की बात हो रही है। लिखिएगा जब ऐसा पदार्थ जिस पर प्रकाश के आपतन के बाद
जिस पर प्रकाश के आपतन के बाद वह प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। प्रकाश के आपतन के बाद वह प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है तथा आपतित प्रकाश को बंद करने के बाद भी, यहाँ पे एक लाइन जुड़ गई नई, उधर क्या था, बंद करने पर चमक बंद हो जाती थी, इधर क्या चमक होती ही रहेगी। देखिए, तथा आपतित प्रकाश को बंद करने के बाद भी, तथा आपतित प्रकाश को बंद करने के बाद भी इन पदार्थों से कुछ समय तक, ऐसे नहीं हमेशा के लिए, कुछ समय तक, इन पदार्थों से कुछ समय तक धीरे धीरे प्रकाश का उत्सर्जन होता ही रहता है। कुछ समय तक धीरे धीरे प्रकाश का उत्सर्जन होता ही रहता है। धीरे धीरे प्रकाश का उत्सर्जन होता ही रहता है। और यही घटना और यही घटना अस्फुर दीप्ति कहलाती है। 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 एक बार मेरे पीछे एक फोटो लगी है, इनका नाम है एंटोनी हेनरी बैकुरल। इन्हें हम रेडियो सक्रियता का जनक मानते हैं। तो ये यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट पर रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने ही इस अस्फुर दीप्ति की घटना को देखा था पहली बार। और इसी घटना के आधार पर ही इन्होंने ये बता दिया था कि रेडियो सक्रियता नामक कोई चीज होती है। समझ में आया? यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा नोट में, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट पर रिसर्च के दौरान, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट पर रिसर्च के दौरान, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट पर रिसर्च के दौरान हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने पहली बार, हेनरी बैकुरल ने पहली बार अस्फुर दीप्ति की घटना देखी, पहली बार अस्फुर दीप्ति की घटना देखी। और इसी आधार पर इन्होंने, और इसी आधार पर इन्होंने रेडियो सक्रियता के बारे में बताया। इसी आधार पर इन्होंने रेडियो सक्रियता के बारे में बताया, रेडियो एक्टिविटी बता दी। इसी आधार पर इन्होंने रेडियो सक्रियता के बारे में बताया। ब्रैकेट कर देना कि इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1908 में मर भी गए थे, तो मतलब बहुत बूढ़े हो चुके थे। इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता पर नोबेल पुरस्कार मिला और इन्हें ही रेडियो सक्रियता का जनक माना जाता है। और इन्हें ही रेडियो सक्रियता का जनक माना जाता है। और इन्हें ही रेडियो सक्रियता का जनक माना जाता है। और इन्हें ही रेडियो सक्रियता का जनक माना जाता है। इन्हें ही रेडियो सक्रियता का जनक माना जाता है। क्लियर? नोट नंबर 2 लिखिएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि भाई इनका काम क्या था, कर क्या रहे थे, अचानक क्या मिला, अचानक इनको क्या मिल गया, रेडियो एक्टिविटी का पता चल गया। और ये कहां से मिला? अस्फुर दीप्ति की घटना के दौरान। नोट नंबर 2 लिखिएगा। देखिएगा, विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक, विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक, नोट नंबर 2 लिखिएगा, विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक जैसे जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, स्ट्रोंसियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, स्ट्रोंसियम सल्फाइड आदि, बेरियम सल्फाइड, स्ट्रोंसियम सल्फाइड आदि, स्ट्रोंसियम सल्फाइड आदि अस्फुर दीप्ति की घटना दिखाते हैं। आदि अस्फुर दीप्ति की घटना दिखाते हैं। आदि अस्फुर दीप्ति की घटना प्रदर्शित करते हैं। आदि अस्फुर दीप्ति की घटना प्रदर्शित करते हैं। आदि अस्फुर दीप्ति की घटना प्रदर्शित करते हैं। नीचे एक नोट डाल देना और लिखिएगा, अस्फुर दीप्ति का दैनिक जीवन में उपयोग, अस्फुर दीप्ति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, अस्फुर दीप्ति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग विभिन्न युक्तियों में होता है। विभिन्न युक्तियों में होता है। विभिन्न युक्तियों में होता है। जैसे डिस्प्ले प्रौद्योगिकी, खासकर घड़ियों में, जैसे डिस्प्ले प्रौद्योगिकी खासकर घड़ियों में, जैसे डिस्प्ले प्रौद्योगिकी खासकर घड़ियों में, चमकदार खिलौनों में, चमकदार खिलौनों में और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में, चमकदार खिलौनों में और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में कुछ दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, रेयर अर्थ मेटल या रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, जिनमें भी इस तरह की चमक की क्षमता होती है। तो नोट नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा प्रमुख दुर्लभ मृदा तत्व, लिखिएगा नोट में, प्रमुख दुर्लभ मृदा तत्व जैसे यूरोपियम, प्रमुख दुर्लभ मृदा तत्व जैसे यूरोपियम, नंबर 2 लिखिएगा, टेरेबियम, टेरेबियम, नंबर 3 लिखिएगा, यट्रियम, यूरोपियम, टेरेबियम और यट्रियम आदि में अस्फुर दीप्ति की घटना देखने को मिलती है। आदि में अस्फुर दीप्ति की घटना देखने को मिलती है। आदि में अस्फुर दीप्ति की घटना देखने को मिलती है। आदि में अस्फुर दीप्ति की घटना देखने को मिलती है। अतः रेयर अर्थ मेटल, अतः रेयर अर्थ मेटल, अतः रेयर अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं ईयू और टीबी से करते हैं और वाई से यट्रियम करते हैं। अतः रेयर अर्थ मेटल विशेष चमक भी उत्पन्न करते हैं। बड़ा फेमस है ये। अतः रेयर अर्थ मेटल विशेष चमक भी उत्पन्न करते हैं। विशेष चमक भी उत्पन्न करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आई। अब एक और है, हालांकि ये इसका चैप्टर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन अब यहाँ तक आई ही है, तो बायोल्यूमिनेसेंस भी थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये सब चमकते हैं, वैसे कुछ प्राणी भी हैं जिनमें थोड़ी बहुत चमक पाई जाती है, जिनमें से मेरे पीछे है जुगनू फायरफ्लाइज, मेरे पीछे है ये जेलीफिश, है ना। तो जब कभी जीवधारियों में ये विशेष चमक आने लगे तो इनको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। लिखिए हेडिंग, जैव रासायनिक प्रकाश या बायोल्यूमिनेसेंस, जैव रासायनिक प्रकाश या बायोल्यूमिनेसेंस, लिखिएगा जैव रासायनिक प्रकाश या बायोल्यूमिनेसेंस। परिभाषा दीजिएगा, लिखिएगा पृथ्वी पर कुछ जीवधारी, पृथ्वी पर कुछ जीवधारी, पृथ्वी पर कुछ जीवधारी
जैविक रूप से चमक उत्पन्न करते हैं, जैविक रूप से चमक उत्पन्न करते हैं, जैविक रूप से चमक उत्पन्न करते हैं और इनकी चमक को कोल्ड लाइट कहा जाता है। गर्मी नहीं पैदा करते हैं ना, चमकेंगे लेकिन गर्म नहीं होंगे। इनकी चमक को कोल्ड लाइट कहा जाता है, इनकी चमक को कोल्ड लाइट कहा जाता है और यह इनके जीवन को सर्वाइव करने के लिए होता है, जीवन आगे बढ़ाने के लिए, और यह गुण इनके जीवन को सर्वाइवल में आगे बढ़ाने के लिए होता है। यह गुण इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होता है, यह गुण इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसे कई बार केमिल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं, इसे कई बार केमिल्यूमिनेसेंस भी कहा जाता है, इसे कई बार केमिल्यूमिनेसेंस भी कहा जाता है, इसे कई बार केमिल्यूमिनेसेंस भी कहा जाता है। एग्जांपल डालना, जैसे देखिए, जैसे यह है फायरफ्लाई, जुगनू। देखिए जैसे फायरफ्लाई, इसमें क्या होता है ना, ऐसे आगे बढ़ाना, इसमें ल्यूकीफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ल्यूकीफेरिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ये बनाता है ऑक्सील्यूकीफेरिन। ऑक्सील्यूकीफेरिन बनाता है, ल्यूकीफेरिन बनाता है और जब जब ऑक्सील्यूकीफेरिन बनता है तब तब चमक उत्पन्न होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नंबर 1, फायरफ्लाई या जुगनू क्या करेगा, आगे बढ़ाना, ल्यूकीफेरिन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, ऑक्सील्यूकीफेरिन, और ऑक्सील्यूकीफेरिन क्या करेगा, चमकेगा। ऑक्सील्यूकीफेरिन चमक उत्पन्न करता है। नंबर 2 लिखिएगा, जेलीफिश। ये है जेलीफिश, इसमें पाया जाता है विशेष तरह का ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, इसको बोलते हैं जीएफपी, इसकी वजह से चमकता है। देखिए नंबर 2 जेलीफिश, आगे लिखिएगा, इसमें ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन पाया जाता है जीएफपी, जिसके कारण यह चमकती है। ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण जेलीफिश में चमक उत्पन्न होती है, जिसके कारण जेलीफिश में चमक उत्पन्न होती है, जिसके कारण जेलीफिश में चमक उत्पन्न होती है। हालांकि ध्यान देना, इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं जीवधारी हैं जिनमें ये चमक होती है। नीचे नोट डाल देना, लिखिएगा, लिखिएगा, अन्य जीवधारी जैसे स्क्विड, बड़ी आंखों वाली होती है, सबसे बड़ी आंख किसी के पास है, जैसे स्क्विड, इसी को खाती है ना वो व्हेल मछली, जिसकी उल्टी बहुत करोड़ों में बिकती है। स्क्विड खा के एकदम लपेट के फिर उल्टी करती है। देखिए अन्य जीव जैसे स्क्विड, एंगलर फिश तथा कुछ बैक्टीरिया, तथा कुछ बैक्टीरिया भी विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं, तथा कुछ बैक्टीरिया, फंगस भी लिखना, कुछ बैक्टीरिया और फंगी, कुछ बैक्टीरिया व फंगी भी विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। कुछ बैक्टीरिया व फंगी भी विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। कुछ बैक्टीरिया व फंगी भी विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। कुछ बैक्टीरिया व फंगी भी विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। अब ध्यान देना, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रेडियोल्यूमिनेसेंट। देखिए हेडिंग, रेडियोल्यूमिनेसेंट, लिखिए रेडियोल्यूमिनेसेंस। तो कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो अल्फा, बीटा और गामा किरणों के आधार पर चमक विकसित करें, उन्हें कहते हैं रेडियोल्यूमिनेसेंट। तो परिभाषा डाल लेना नीचे, लिखिए पहले रेडियोल्यूमिनेसेंट, लिखिए हेडिंग रेडियोल्यूमिनेसेंट, लिखिए हेडिंग रेडियोल्यूमिनेसेंट। रेडियोल्यूमिनेसेंट लिखिएगा, ऐसे पदार्थ जो क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा किरणों के साथ चमक उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा किरणों के साथ चमक उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, उन्हें उन्हें रेडियोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है, उन्हें रेडियोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। कई बार इन्हें स्कैटिलेशन, कई बार इन्हें स्कैटिलेशन, कई बार इन्हें स्कैटिलेशन पदार्थ भी कहते हैं, कई बार इन्हें स्कैंटिलेशन, स्कैंटिलेशन बिंदी लगा देना, कई बार इन्हें स्कैंटिलेशन पदार्थ भी कहते हैं, कई बार इन्हें स्कैंटिलेशन पदार्थ भी कहते हैं, अथवा इन्हें सेरेनको विकिरण भी कहा जाता है, अथवा इन्हें सेरेनको विकिरण, अथवा इन्हें सेरेनको विकिरण भी कहा जाता है, 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 अथवा इन्हें सेरेनको विकिरण भी कहा जाता है। एग्जांपल डाल दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण एग्जांपल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। एक है रेडियम, सबको दुनिया में सबको पता है कि रेडियम कई बार घड़ी में लग जाता है तो घड़ी में चमक आती है, हालांकि आजकल रेडियम नहीं लगाते, फिर भी महंगी घड़ियों में लग जाता है। लेकिन नंबर 1 रेडियम, दूसरा लिखिएगा प्रोमेथियम, दूसरा है प्रोमेथियम, आएगा लिखिएगा, लाएगा प्रोमेथियम, तीसरा है ट्राइटियम, प्रोमेथियम, तीसरा लिखिएगा ट्राइटियम, 1H3 वाला ट्राइटियम, 1H3। और आजकल कुछ न्यूक्लियर बैटरियां भी आती हैं जो ऐसी चमक उत्पन्न करती हैं। नीचे नोट डाल देना, लिखिएगा नाभिकीय बैटरियां, नाभिकीय बैटरी भी रेडियोधर्मी चमक उत्पन्न करती है, नाभिकीय बैटरी भी रेडियोधर्मी चमक उत्पन्न करती है, नाभिकीय बैटरी भी रेडियोधर्मी चमक उत्पन्न करती है, नाभिकीय बैटरी भी रेडियोधर्मी चमक उत्पन्न करती है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही रेडियोल्यूमिनेसेंस से, याद रखना ये एग्जांपल्स, एक रेडियम, एक प्रोमेथियम और एक ट्राइटियम, ये रेडियोधर्मी चमक उत्पन्न करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा वाले आधार पर रहेंगे। कुछ प्राकृतिक प्रकाश आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप नेचुरल लाइट कहां से आती है, तो लिख देना प्रमुख, लिख देना प्रमुख प्राकृतिक प्रकाश। एग्जांपल डाल देना, आग, सूर्य, बायोल्यूमिनेसेंट, लाइटनिंग, स्टार, अरोरा, लाइटनिंग, स्टार, अरोरा, लाइटनिंग, स्टार, अरोरा आदि, लाइटनिंग, स्टार, अरोरा आदि। एग्जांपल डाल देना, आग, सूर्य, बायोल्यूमिनेसेंट, लाइटनिंग मतलब वही बिजली, आकाशीय बिजली, तारों में चमक और अरोरा की घटनाएं। धूमकेतु भी लिख सकते हो, है ना, जो मीटियोर्स होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, उन सब की चमक प्राकृतिक होती है, किसी की वजह से नहीं चमकते वो। ये नेचुरल लाइट्स हैं, प्रकाश प्राकृतिक तौर से, इनको कोई और चमकाना नहीं चाहिए, खुद से ही चमकते रहते हैं। खैर, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन, हिंदी लिखिएगा ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन, अंग्रेजी होगा थर्मल आयनिक एमिशन। लिखिए हेडिंग ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन या थर्मल आयनिक एमिशन। अभी क्या है, जैसे आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा था कि प्रकाश की वजह से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए,
ठीक उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर ला रहे हैं। हमने क्या किया है कि एक बहुत ही गर्म फिलामेंट ली है। ये कोई मेटल है, धातु की फिलामेंट है और इसमें हमने ऊष्मा दिया है। अब ऊष्मा कैसे दिया? ज़्यादा मात्रा में हमने इसमें लाइटली रेजिस्टेंस बढ़ाया इसका, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो जब हमने हॉट फिलामेंट इस्तेमाल किया, तो जब इसमें हीट अपने आप तेज़ी से बढ़ी, हीट बढ़ते ही इस धातु का जो एक हमारे पास फिलामेंट था, इसका जो एटम था, परमाणु था, इस एटम के जो ऊपरी इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होकर के अपनी कक्षा छोड़ दिए और छोड़ करके अब वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर रहे हैं। और कॉमन सी बात है, जब बाहर निकलेंगे तो ये अपनी गति धनात्मकता की ओर बढ़ाएँगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो गया है और इसी घटना को कहा जाएगा क्या? ऊष्मा के कारण आयनों का, कैसा आयन? नेगेटिव आयन का उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन? नेगेटिव आयन वाले इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यही घटना कहलाती है ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन। तो इस चित्र को आप पहले अपनी कॉपी में जगह दीजिए और उसके बाद हम आपको परिभाषित तरीके से इसे लिखाते हैं। तो पहला काम क्या है? इस चित्र को कॉपी में जगह देनी है। इसे बनाइए। इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उत्सर्जित होने लगा धातु की कॉइल को गर्म करके उसकी ऊष्मा बढ़ाई जाती है। लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। जब जब किसी धातु की सतह अथवा धातु के कॉइल को जब किसी धातु की सतह अथवा धातु की कॉइल को गर्म करके ऊष्मा बढ़ाई जाती है, जब किसी धातु की सतह अथवा धातु की कॉइल को गर्म करके उसकी ऊष्मा बढ़ाई जाती है, गर्म करके उसकी ऊष्मा बढ़ाई जाती है, वहां पर तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उत्सर्जित होने लगते हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उत्सर्जित होने लगते हैं तथा यही घटना तथा यही घटना ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन कहलाती है। तथा यही घटना ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन कहलाती है। तथा यही घटना ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन कहलाती है। तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ये जो निकले हैं, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन थर्मल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 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 दो बात समझना, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, तापमान अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो थर्मल इलेक्ट्रॉन आपको और ज्यादा मिलेंगे। थर्मल इलेक्ट्रॉन और ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात, अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, तो भी आपको थर्मल इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। थर्मल इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, है ना? छोटे वाले हीटर की तुलना में बड़ा वाला हीटर ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। तो ये दोनों बातें नीचे से बनाओ कॉपी में। तापमान बढ़ाने पर थर्मल इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेगा और सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से भी थर्मल इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेगा। और एक बात और याद रखना, जो कम कार्यफलन की सामग्री होती है, जैसे कि टंगस्टन आदि, आसानी से उत्सर्जन करती है। देखो नीचे नोट में डाल देना, नोट में डाल दो ऐसे कि कम कार्यफलन वाली सामग्री, कम कार्यफलन वाली सामग्री वाली सामग्री जैसे कि टंगस्टन, जैसे कि टंगस्टन अच्छा उत्सर्जन करती है। अच्छा उत्सर्जन करती है। अच्छा उत्सर्जन करती है। नोट नंबर 2 लिखिएगा, नोट नंबर 2 लिखिएगा। दरअसल इस पूरी घटना को थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया था, इसलिए इसको हम एडिसन प्रभाव भी कहते हैं। और शुरुआत में एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक गुथरी, तो फ्रेडरिक गुथरी ने सबसे पहले इसे खोजा था। तो दोनों के नाम क्रमशः लिख देना ऐसे ही, लिखिएगा। फ्रेडरिक गुथरी ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। फ्रेडरिक गुथरी ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। हालांकि इस पर अधिक रिसर्च थॉमस एडिसन ने किया था। इस पर अधिक रिसर्च थॉमस एडिसन ने किया था। इसीलिए इसीलिए इस प्रभाव को इसीलिए इस प्रभाव को एडिसन प्रभाव भी कहा जाता है। इसीलिए इस प्रभाव को एडिसन प्रभाव भी कहा जाता है। इसीलिए इस प्रभाव को एडिसन प्रभाव भी कहा जाता है। थॉमस एडिसन ने बताया, इसलिए इस प्रभाव को एडिसन प्रभाव भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रभाव को एडिसन प्रभाव भी कहा जाता है। इस प्रभाव को एडिसन प्रभाव भी कहा जाता है। आजकल इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। लिखिएगा प्रमुख उदाहरण, लिखिएगा प्रमुख उदाहरण। एक तो कैथोड रे ट्यूब में, दूसरा एक्स रे ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब में, है ना? थर्मोआयनिक कन्वर्टर के रूप में कई जगहों पर एप्लीकेशंस होते हैं। तो लिखिएगा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग लिख देना। कैथोड रे ट्यूब में, एक्स रे ट्यूब में, एक्स रे ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब में इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा इसका जो अनुप्रयोग हम देख पाते हैं वो दो में देख पाते हैं, एक डायोड में और दूसरा ट्रायोड में, पेंटोड में, है ना? इन सभी में देख पाते हैं। तो नीचे ये बात भी नोट कर देना कि ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन के आधार पर, ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन के आधार पर डायोड, ट्रायोड और पेंटोड जैसी युक्तियां, ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन के आधार पर डायोड, ट्रायोड और पेंटोड जैसी युक्तियां विकसित की गई हैं। डायोड, ट्रायोड और पेंटोड जैसी युक्तियां विकसित की गई हैं। डायोड, ट्रायोड और पेंटोड जैसी युक्तियां विकसित की गई हैं। डायोड, ट्रायोड और पेंटोड जैसी युक्तियां विकसित की गई हैं। क्लियर? इनमें से दो को थोड़ा समझते हैं, एक डायोड को और इसका एप्लीकेशन चेक करते हैं, और दूसरा ट्रायोड को। लिखिए हेडिंग डायोड और नीचे से बना लेना, ये धन है और ये ऋण है। इनमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? डायोड की संज्ञा में लिखते हैं। लिखिएगा डायोड, दो टर्मिनल वाला
डायोड दो टर्मिनल वाला एक दिशीय अर्धचालक उपकरण है। डायोड दो टर्मिनल वाला एक दिशीय अर्धचालक उपकरण है जिसमें क्रमशः कैथोड और एनोड के रूप में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जिसमें क्रमशः कैथोड और एनोड के रूप में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जिसमें क्रमशः कैथोड और एनोड के रूप में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखिएगा, इसके एक सिरे पर निम्न प्रतिरोध और दूसरे सिरे पर उच्च प्रतिरोध प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण, लिखिएगा इसको, नोट बना देना। इसके एक सिरे पर निम्न प्रतिरोध और दूसरे सिरे पर उच्च प्रतिरोध प्राप्त होता है और दूसरे सिरे पर उच्च प्रतिरोध प्राप्त होता है और दूसरे सिरे पर उच्च प्रतिरोध प्राप्त होता है दूसरे सिरे पर उच्च प्रतिरोध प्राप्त होता है। अब सवाल है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है रेक्टिफायर के रूप में, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लिखिएगा, अनुप्रयोग अनुप्रयोग अनुप्रयोग। और पहला है रेक्टिफायर के रूप में, अर्थात अल्टरनेटिव करंट को ये डायरेक्ट करंट में बदल देता है। इसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। अर्थात ये क्या करेगा? वोल्टेज को लिमिट करता हुआ सर्किट की सुरक्षा करता है। तो नीचे डाल देना इसे कॉपी में। देखिएगा, वोल्टेज को सीमित करते हुए सर्किट की सुरक्षा प्रदान करता है। वोल्टेज को सीमित करते हुए सर्किट को सुरक्षित करता है। वोल्टेज को सीमित करते हुए सर्किट को सुरक्षित करता है। वोल्टेज को सीमित करते हुए सर्किट को सुरक्षित करता है। सर्किट को सुरक्षित करता है। इसके अलावा बहुत तरह तरह के डायोड हमारे पास हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल डाल देना। देखिएगा, प्रमुख उदाहरण, एक तो बड़ा फेमस डायोड है जिसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। लिखिएगा, नंबर 1 एग्जांपल डाल दो, लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी। नंबर 2 लिखिएगा, पिन डायोड, ये सब ना इसमें लगे होते हैं रेडियो आदि में। एक और लिख देना, जेनर डायोड। एक और लिख देना, जेनर डायोड। जेनर डायोड दरअसल ये ना रिवर्स ब्रेक डाउन वर्क करता है, रिवर्स वाइस्ट एक्शन में फंक्शन करता है, विपरीत बायस होता है। मतलब इसका जो एनोड है वो ऋणात्मक काम करेगा और जो कैथोड है वो धनात्मक कार्य करता है। धारा प्रवाह अवरुद्ध करके उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो जेनर के पास लिख देना कि यह रिवर्स वायस कार्य करता है। अर्थात जो कैथोड है वो धन हो जाता है, जो एनोड है वो ऋण हो जाता है। देखिएगा, जेनर क्या है कि यह रिवर्स वायस काम करता है। कैथोड धन हो जाएगा, एनोड ऋण हो जाएगा। कैथोड धन हो जाता है और एनोड ऋण हो जाता है। और उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है एक और खास बात बताऊं, जो मोबाइल फोन में चार्जर लगा होता है, मोबाइल फोन का बड़ा वाला, उसमें जेनर डायोड लगे होते हैं। तो यहीं कहीं लिख देना, मोबाइल फोन के चार्जर में, नोट लिखिएगा, मोबाइल फोन के चार्जर में जेनर डायोड का उपयोग होता है। आपने देखा 220 वोल्ट लेता है इनपुट और 5 वोल्ट का आउटपुट देता है। यही है इसका। लिखिएगा, मोबाइल फोन चार्जर में जेनर डायोड लगा होता है। एक और लिख देना, पंखे का रेगुलेटर आता है ना, उसमें भी लगा होता है। लिखिएगा, पंखे के रेगुलेटर में भी जेनर डायोड लगा होता है। पंखे के रेगुलेटर में भी जेनर डायोड लगा होता है। पंखे के रेगुलेटर में भी जेनर डायोड लगा होता है। पंखे के रेगुलेटर में भी जेनर डायोड लगा होता है। एक और लिखिएगा, शॉटकी डायोड, बड़ा फेमस डायोड है। तीव्र स्विचिंग करने, टक 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 कुछ भी करो, जल्दी जलाओ बुझाओ, उसके लिए क्या लगाएंगे? जो लुक 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 वो होती है नहीं, वो बुकाई लाइट वाली, तो उसमें ये लगा देते हैं शॉटकी डायोड। लिखिएगा, शॉटकी डायोड। लिखिएगा, तीव्र स्विचिंग करने के लिए और कम वोल्टेज ड्रॉप के लिए, शॉर्ट के लिखिएगा, SCHOTTKY डायोड। लिखिएगा आगे, तीव्र स्विचिंग करने के लिए और कम वोल्टेज ड्रॉप के लिए इसका उपयोग करते हैं। तीव्र स्विचिंग के लिए और कम वोल्टेज ड्रॉप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक और है फोटो डायोड, लिख देना। अगला फेमस डायोड है फोटो डायोड। लिखिएगा, फोटो डायोड। लिखिएगा, प्रकाश के संपर्क में आते ही यह धारा उत्पन्न करने लगता है। प्रकाश के संपर्क में आते ही यह विशेष प्रकार की धारा उत्पन्न करने लगता है। प्रकाश के संपर्क में आते ही, इसलिए जो भी डिटेक्टर्स होते हैं, सिगरेट पिए तुरंत पहचान लगा रही है, प्रकाश चो करना शुरू कर देगा। लिखिएगा, फोटो डायोड प्रकाश के संपर्क में आते ही धारा उत्पन्न करने लगता है। और कहा लगेगा, डिटेक्टर में इस्तेमाल होता है। विभिन्न प्रकार के संसूचकों में या डिटेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संसूचकों में या डिटेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संसूचकों में या डिटेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संसूचकों में या डिटेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। एक और लिख देना, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है। लिखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बड़ा फेमस डायोड है। इसी पर बना है पूरा सोलर सेल। लिखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड। जो सोलर पैनल है ऊपर छत पे, वो पीएन जंक्शन पर बना होता है। लिखिएगा, सोलर पैनल का निर्माण इसी पर आधारित होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। अगर सवाल टफ किए, इधर घूम गया मन उनका, आजकल ना इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा मन उब रहा है इनका, तो हो सकता है इधर घूम आए वो। तो लिखिएगा, पीएन जंक्शन के लिखिएगा कि सोलर पैनल इसी पर आधारित होती है। 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 उम्मीद है इतना आप समझ गए। ये भैया हैं जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, भैया यूके के हैं, अंग्रेज हैं। इन्होंने पहली बार डायोड बनाया था। इस बात को नोट करके लिख डालो। लिखिएगा नोट में, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग भैया ने, भैया मत लिखना नाम लिखो, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने डायोड पहली बार बनाया था। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने डायोड पहली बार विकसित किया था। डायोड पहली बार विकसित किया था। क्लियर हो गया? अब लिखिएगा हेडिंग ट्रायोड। अब लिखिएगा हेडिंग ट्रायोड। और ना मन करे तो ये फोटो बना लेते, बन जाएगी। कुछ नहीं करना, एक ठो ऐसी ग्लास लगा दो, बीच में कैथोड बना लो और एक ठो एरिया कवर कर लो, ऐसे एनोड बना लो, और एक दो ललका ललका कंट्रोल ग्रिड हो गया और कांच के अंदर बंद कर दो। तो इसमें ना 3 इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। कितने? 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन-कौन से? तो क्रमशः देखना। सबसे आपको बाहर क्या मिलेगा? तो बाहर आपको एक जो ये लेयर है, एनोड मिलेगा। तो सबसे पहले मिलेगा एनोड और फिर आपको क्या मिलेगा? कंट्रोल ग्रिड मिलेगा। तो नंबर 2 पर होगा 1 2 कंट्रोल ग्रिड लगा होता है इसमें, कंट्रोल ग्रिड। और नंबर 3 पर जो मिलेगा वो मिलेगा कैथोड। क्या मिलेगा?
कैथोड। तो ऐसे दिखा देना बना के 3 इलेक्ट्रोड का ज़िक्र हम लोग करेंगे। 3 इलेक्ट्रोड का हम लोग ज़िक्र करेंगे। बन जाएगा तो बताना। एनोड ना एक प्लेट की तरह है, ऐसा ना लंबी सी प्लेट लगी है चारों तरफ। बनाइए। अच्छा मैं इधर आ गया। और ये ना वैक्यूम है, अंदर में वैक्यूम है, तो इधर ऐसे कर देते हैं हम लोग। निर्वात नलिका है ये, एक तरीके से निर्वात नलिका है, हवा नहीं अंदर में हवा नहीं है। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिखिएगा, बन गया होगा शायद। कितना सुकून है, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, अपना काम अपने हिसाब से पढ़ा ले रहे हैं। ये जो 2 4 10 होते हैं ना, डिस्टर्ब कर देते हैं। ये जितने भी कमेंट करते हैं बिना मतलब का, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, कैसे हो, कैसी हो, मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं होता है। लिटरली बता रहा हूँ। जिनको पढ़ना अपना काम, जैसे जो पढ़ने लोग हैं ना, मुझे 1.5 पे करके देख के पढ़ के निकल लेंगे। काम-काम की बात लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, काम हुआ, निकलो हटो। इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करना होता है। खैर लिखिएगा, है ना? इरिटेट कर देते हो अध्यापक एकदम से आप लोग। ऑफलाइन मतलब पेट में अच्छा धाक मारे खींच के। ऑनलाइन में समझ नहीं आता क्या कर रहे हो। सब्सक्राइबर हो ना आप। आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, कसम खाइए। मैं कभी किसी को अपनी कक्षा में ब्लॉक तब तक नहीं करूँगा, जब तक कि वो या तो गाली ना दे, या तो वो किसी जाति सूचक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करे। 2 पर हम बिल्कुल बख्शते नहीं हैं। बाकी और किसी बच्ची को अगर वो भला-बुरा ना कहे। तो ये 3 कसौटियाँ हैं, आमतौर पे इसे आप नहीं करते हो और करना भी नहीं चाहिए। ठीक? हमारी स्वतंत्रता हमारी नाक के सामने तक है। दूसरे की स्वतंत्रता बाधित करके हम स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकते। खैर लिखिएगा। देखिए, ट्रायोड 3 इलेक्ट्रोड आधारित एक वैक्यूम ट्यूब है। ट्रायोड 3 इलेक्ट्रोड आधारित एक वैक्यूम ट्यूब है। ट्रायोड 3 इलेक्ट्रोड आधारित एक वैक्यूम ट्यूब है, जिसे हम आवर्धक नलिका भी कहते हैं। जिसे हम एक आवर्धक नलिका भी कहते हैं। एम्प्लीफाइंग ट्यूब बोलते हैं इसको। जिसे हम एक आवर्धक नलिका भी कहते हैं। क्योंकि यह क्योंकि यह ऑडियो और रेडियो सिग्नल्स को क्योंकि यह ऑडियो और रेडियो सिग्नल को क्योंकि यह ऑडियो और रेडियो सिग्नल्स को और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि यह ऑडियो और रेडियो सिग्नल को एम्प्लीफाई करना, ऑडियो और रेडियो सिग्नल को और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। ऑडियो और रेडियो सिग्नल को और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है लीडी फॉरेस्ट, तो नीचे नोट डाल देना। देखिए, लीडी फॉरेस्ट ने सबसे पहली बार ट्रायोड का विकास किया था। लीडी फॉरेस्ट ने सबसे पहली बार ट्रायोड का विकास किया था। लीडी फॉरेस्ट ने सबसे पहली बार ट्रायोड का विकास किया था। लीडी फॉरेस्ट ने सबसे पहली बार ट्रायोड का विकास किया था। है ना? यहाँ पे एक बात और लिख देना, जहाँ पे आपने कंट्रोल ग्रिड लिखा है, देखो ये थोड़ा लाल-लाल सी दिख रही है ना, ये ना हीटेड पार्ट होता है, हीटेड फिलामेंट बोलते हैं। तो बगल में ऐसे लिख देना कि ऊष्मा है इसके साथ में, ये गर्म हो जाता है। और एनोड के बगल में ना कि यह एक प्लेट होती है। क्या होती है? प्लेट होती है। अब सवाल है कि ये ट्रायोड करता क्या होगा? तो बड़ी कॉमन सी बात है। यह एक काम कर रहा है एम्प्लीफायर का। क्या कर रहा है? एम्प्लीफायर। एम्प्लीफायर का कार्य कर रहा है, या इसे हम आवर्धक के रूप में जानते हैं। और दूसरा ये काम करता है दोलित्र के रूप में, या ऑसिलेटर बोलते हैं। दोलित्र या ऑसिलेटर के तौर पर कार्य करता है। तो 2 काम लिख देना। एप्लीकेशन अनुप्रयोग में लिखिएगा नंबर 1 आवर्धक या एम्प्लीफायर के रूप में, और नंबर 2 लिखिएगा दोलित्र या ऑसिलेटर के रूप में। दोलित्र या ऑसिलेटर के रूप में। दोलित्र या ऑसिलेटर के रूप में। जो हाई पावर रेडियो ट्रांसमिशन होता है ना, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 लिखिएगा उच्च क्षमता के रेडियो ट्रांसमीटर में इसका उपयोग होता है। उच्च क्षमता के रेडियो ट्रांसमिशन में इसका उपयोग होता है। उच्च क्षमता के रेडियो ट्रांसमिशन में इसका उपयोग होता है। आजकल ना इससे एक युक्ति बनी है ट्राइएक करके, TRIAC। एक युक्ति बनी है, नीचे नोट डाल देना। देखिए वर्तमान में TRIAC ट्राइक युक्ति, वर्तमान में ट्राइक युक्ति ट्रायोड पर आधारित है। वर्तमान की ट्राइक युक्ति ट्रायोड पर आधारित है। वर्तमान में ट्राइक युक्ति ट्रायोड पर आधारित है। ट्रायोड पर आधारित है। अब हम एक ऐसे चैप्टर की तरफ पहुंच गए हैं जिसका नाम है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। तो अपनी कॉपी में एक हेडिंग डाल देना, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम एक अलग रूप में देख पाते हैं। मतलब मसलन ये है कि कुछ चीजें तो चालक हैं, जैसे चांदी सबसे बड़ा चालक तार है ना? कुछ चीजें कुचालक हैं, जैसे कि प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। लेकिन चालक और कुचालक के बीच में एक और पदार्थ है, जिसमें थोड़ी चालकता के गुण हैं, थोड़ी कुचालकता के भी गुण हैं, मिक्स मिक्स का मामला है। ऐसे पदार्थों को हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर पदार्थ या सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ऐसे अपनी कॉपी को थोड़ा-सा हम क्लियर करें। तो पदार्थ लिखें यहाँ पर, और इसे 2 हिस्सों में अगर हम बाँटें, तो एक तरफ सुचालक, कंडक्टर, और यहाँ लिखिएगा कुचालक, इंसुलेटर। कुचालक या इंसुलेटर। तो सुचालक का बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि चांदी, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमीनियम, है ना? जिंक, ये तमाम ऐसे हैं। चांदी, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमीनियम, ऐसे बहुत से हैं मटेरियल जिनमें चालकता के भाव ठीक-ठाक लेवल के होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो सुचालक हैं। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो सुचालक नहीं कुचालक हैं, जैसे सीसा, रबर, प्लास्टिक, है ना? पॉलीस्टीरीन, सेलुलोज। सीसा, रबर, प्लास्टिक, सेलुलोज, या सूखी लकड़ी, बेकेलाइट, बेकेलाइट, है ना? ऐसे बहुत से हैं जो कुचालक होते हैं। पर इन्हीं के बीच में एक और पदार्थ है जिसे हम कहेंगे अर्धचालक। इन्हीं के बीच में एक और पदार्थ है
जिसे कहेंगे अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। तो इतना बना लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसकी परिभाषा पूरी कीजिए, डेफिनिशन या परिभाषा पूरी करते हैं। इतना बनाओ पहले कॉपी में। चालक, कॉमन सी बात है कि विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह तेजी से होगा। कुचालक, कॉमन सी बात है, विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। बैकेलाइट एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हमने फिर से आपका कमेंट ओपन कर दिया है। हम भी कम थोड़ी ना है, आपसे इतना प्यार करते हैं कि हद से ज़्यादा। लेकिन नाटक मत फैलाना, सवाल ही करियो। ठीक, नीचे लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। बन गया? नीचे लिखिएगा अर्धचालक पदार्थ वह होते हैं, अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक पदार्थों के बीच पाई जाती है। जिनकी चालकता चालक और कुचालक पदार्थों के बीच पाई जाती है। जिनकी चालकता चालक और कुचालक पदार्थों के बीच पाई जाती है। जिनकी चालकता चालक और कुचालक पदार्थों के बीच पाई जाती है। जैसे जैसे सिलिकॉन, एग्जांपल डाल देना। कुछ अर्धचालक पदार्थ हैं, सिलिकॉन, SI से सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, तीनों फेमस है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। एक बात ध्यान देना, जो मैंने इन तीनों के नाम लिखे हैं, ये अभी बिहेवियर रूप में यूजेबल सेमीकंडक्टर नहीं है। जब तक किसी यूजेबल सेमीकंडक्टर की चर्चा हम करें, तो ऐसे मान के चलना कि यूजेबल सेमीकंडक्टर तभी होगा जब इसमें हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब होता है मादन। मतलब जब हम सिलिकॉन में कोई और पदार्थ मिलाएंगे, जर्मेनियम में कोई और तत्व मिलाएंगे और इसमें हम इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है डोपिंग या मादन। जैसे कोई मान के चलो कि खिलाड़ी है और वो कुछ पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि और अधिक ऊर्जा हासिल कर ले, तो उसे क्या बोलते हैं? डोपिंग कहते हैं ना, जिसमें पकड़ाता है वो कि भाई इन्होंने कुछ इंजेक्शन लिया है या कुछ दवाएं खाई हैं, इसलिए डोपिंग के शिकार हो गए हैं। इनको 4 साल के लिए, जो एक तरीके से होती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा और नाडा, ये सब डोपिंग पकड़ती हैं खिलाड़ियों के। खैर, तो डोपिंग का मतलब समझ में आया कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्ध या अशुद्धियों को मिश्रित करके उसे व्यवहारिक उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है? डोपिंग या मादन कहलाता है। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना, लिखिएगा, हेडिंग डालो डोपिंग, ठीक है, DOPING, डबल पी लिख दिया, एक ही पी है वो, DOPING, डोपिंग या मादन, ठीक है, हेडिंग डोपिंग या मादन लिखिएगा। शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में, शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में, शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में क्रमशः क्रमशः पेंटावैलेंट, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक की बात हो रही है। शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में क्रमशः पेंटावैलेंट, अभी बताएंगे क्या है ये, क्रमशः पेंटावैलेंट, और लिखना क्या मिलाएंगे? आर्सेनिक लगा देते हैं। पेंटावैलेंट आर्सेनिक अथवा ट्राईवैलेंट बोरान लगा देते हैं, अथवा ट्राईवैलेंट बोरान आदि की अशुद्धियां मिला देना। ट्राईवैलेंट या बोरान आदि की अशुद्धियां मिला देना, आदि की अशुद्धियां मिला देना, जिससे कि अर्धचालक पदार्थ व्यवहारिक रूप में उपयोगी हो जाए, जिससे कि अर्धचालक पदार्थ व्यवहारिक रूप में उपयोगी हो जाए। यह प्रक्रिया मादन कहलाती है। यह प्रक्रिया मादन कहलाती है। यह प्रक्रिया मादन प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया मादन प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया मादन प्रक्रिया कहलाती है। और जब अर्धचालक पदार्थ को मादित किया जाता है, मतलब अशुद्धि मिला रहे हो, और जब अर्धचालक पदार्थ को मादित किया जाता है, तो ऐसे अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसे अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ऐसे अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ऐसे अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक होते हैं इंट्रिंसिक, ध्यान देना, ये केवल प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक होते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा ये व्यवहार में नहीं आता, इस्तेमाल नहीं होगा। जो इस्तेमाल हम करेंगे अपने लिए, यानी कि चिप बनाने में, वो करते कौन सा है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करते हैं, जिसको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो ऐसे अर्धचालक को क्या कहा गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो नॉर्मल है, इनकी प्योर सेमीकंडक्टर है, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो यू हैव टू टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, बट द बिहेवियर सेमीकंडक्टर इज अ डोप्ड सेमीकंडक्टर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड यू नो द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज टू टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप। टू टाइप, और यानी कि एन टाइप और पी टाइप। तो अपनी कॉपी को दो प्रकार में बांटिएगा, लिखिएगा हेडिंग नीचे, लिखिएगा एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एन टाइप, नंबर 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एन टाइप और नंबर 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो दोनों को एक एक करके समझते हैं, एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है। आइए नजर डालते हैं, लिखिए हेडिंग एन टाइप। देखो ऐसे समझो, मान लो कि हम कोई अर्धचालक लेते हैं, शुद्ध अर्धचालक, और यहाँ पर मिलेगा जर्मेनियम। क्या लिया? जर्मेनियम। इस जर्मेनियम को आपको क्या बनाना है? डोपिंग करनी है। इसमें आप मिला दो पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट में होता है या तो फास्फोरस, या तो आर्सेनिक, या तो एंटीमनी, या तो बिस्मथ। क्या मिलाएंगे? फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी या बिस्मथ, ये सब पेंटावैलेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? पेंटावैलेंट का मतलब होता है, जैसे मान के चलो फास्फोरस का अगर हम आपको परमाणु दिखाएँ ना, तो फास्फोरस की जो बाह्यतम कक्षा होती है, ये वाली, बाह्यतम ऑर्बिट जो होगा कक्षा, इसकी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? इसी कक्षा पर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? पेंटावैलेंट कहेंगे। सेम यही घटना आर्सेनिक के साथ होगी, एंटीमनी के साथ और बिस्मथ के साथ। और अगर हम जर्मेनियम का चेक करें एटम, तो जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा अगर चेक की जाए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन। कितने? 1, 2, 3, 4। अब सोचो, जर्मेनियम में मिक्स क्या कर रहे हो? पेंटावैलेंट। जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? इसकी बाह्यतम कक्षा में है 4 और यहाँ पर कितने हैं भाई? 5, यहाँ पर है 5। अब अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो हमें पता है कि अष्टक नियम लगेगा और अष्टक नियम के चक्कर में हमेशा इस अशुद्धि के दौरान 1 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा स्वतंत्र हो जाएगा और इसी एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता लगातार बनी रहती है। गतिशीलता लगातार बनी रहती है, लगातार बनी रहेगी और जितना ही यह इलेक्ट्रॉन गतिशील रहेगा, उतना ही विद्युत का प्रवाह होगा, उतना ही विद्युत का प्रवाह होगा। और यही तो काम बन गया अपना, कि चालकता आ गई। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। तो बस काम बन गया। इसीलिए इस प्योर जर्मेनियम में हमने इसमें से ये पेंटावैलेंट मिक्स किया। समझ में आया? चूंकि ये एन टाइप क्यों कहा गया? रीजन इसलिए कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव, और यहाँ पर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता आई है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहा गया? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। उम्मीद है समझ में आया होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको कई बार हम डोनर प्रकार का सेमीकंडक्टर भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर अर्धचालक भी कहा जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा रहेगा, डोनर करता रहता है। डोनर अर्धचालक कहेंगे। उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब ऐसे ही एक और है, ऐसे ही एक और है, वो है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट लिखिएगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप का अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक। नजर आ जाए क्या मामला ये? देखो, इसमें भी सेम वही काम करो। एक आप शुद्ध अर्धचालक लीजिए, हम ले लेते हैं जर्मेनियम। आपको पता है कि जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने? आप कहोगे 4। इसमें अब हम अशुद्धि जो लेंगे, वो लेंगे ट्राईवैलेंट, वैलेंट अशुद्धि वाला तत्व मिलाएंगे। अशुद्धि वाला तत्व हम मिक्स करने वाले हैं। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी वाला तत्व कौन सा हो सकता है? तो अभी पढ़ा गया था कि बोरान, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम। तो हम इसमें बोरान मिला लेते हैं। क्या मिला गया? बोरान। अब बोरान की बाह्यतम कक्षा अगर चेक की जाएगी परमाणु की, तो उसपे हमें 3 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3, 1, 2, 3। इसमें कितने मिले? 1, 2, 3, 4। अगर हम इसमें हम अगर मिक्स करेंगे, तो हम जानते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 4 3 7 ही होता है। अतः बार-बार ठीक बगल से हमें एक उधार लेना होगा। यानी यहाँ पर क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन सदैव उधार लेना पड़ेगा। अतः वहाँ पर होल या कोटर उत्पन्न हो जाएगा। वहाँ पर होल या कोटर उत्पन्न हो जाएगा। वास्तव में होल या कोटर उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन जब आप उधार लेने जा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये है और हम उधार लेके लौट रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति तो करने लगा ना, उधार लेते समय बस रीजन क्या रहा? होल रहा। तो हम कह सकते हैं कि होल या कोटर के कारण भी, होल या कोटर बार-बार उत्पन्न होगा, बार-बार उत्पन्न होगा और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा। तो बस काम बन गया। अब चूंकि सारा खेल किससे कनेक्ट हो रहा है? होल से या कोटर से। होल या कोटर मूलतः धनात्मक होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर कहा गया। क्योंकि बार-बार इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर रहा है, इसे एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ग्राही अर्धचालक भी कहा जाएगा, ग्राही अर्धचालक कहा जाएगा। तो इस तरह से भैया हमने 2 आपको समझाए, एक पी टाइप और एन टाइप। उम्मीद है कि आपने इसे बनाया भी होगा और उम्मीद है आपने इसे समझा भी होगा। जितनी क्षमता है उतनी शिद्दत से हम आपको बता दे रहे हैं और सकारात्मकता से आप इसे नोट करिए और लिखिए। आगे बढ़ें, लिखिए हेडिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सेमीकंडक्टर। अर्धचालक पर तापमान का प्रभाव। हेडिंग डाल देना, अर्धचालक पर तापमान का प्रभाव, अर्धचालक पर तापमान का प्रभाव, अर्धचालक पर तापमान का प्रभाव। बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान देना। तापमान जब आप बढ़ाओगे, बस ऐसे याद रखना, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता भी बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। देख रहे हो? कंडक्टिविटी और टेम्परेचर, ये है सेमीकंडक्टर बढ़ रहा है। इंसुलेटर की भी लगभग बढ़ी जाती है, लेकिन कंडक्टर की घट जाती है। तो अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो चालक की चालकता घटती है, चालक की चालकता कम हो जाती है। ये दोनों लिख लेना। मन करे तो इसे बना लीजिए, एज यू विश, एज यू वांट।
बताइए। हो गया? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ ना 2021 में, तो उसे सब करंट वगैरह अपना पूरा कर लेना। इसे हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का ब्रेन मानते हैं। ब्रेन ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बात से पूछ सकता है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का ब्रेन, यंत्रों का ब्रेन। क्या कहोगे? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। क्या कहोगे? सेमीकंडक्टर, जो कुछ है यही है। लिखिएगा सेमीकंडक्टर, स्मार्टफ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, डिफेंस, मिसाइल-विसाइल सब चल रही हैं। जिस दुनिया के पास जितना बड़ा सेमीकंडक्टर होगा, वह उतना ही सक्षम पावर होगा। है ना? इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर पर ठीक-ठाक काम कर रहे हैं। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन टी 2.0 भी शायद आ गया है ना? ये सब अपना कवर कर लेना करंट अफेयर्स में जाकर के। फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ रुपया मिला हुआ है इंडियन सेमीकंडक्टर 2.0 को। खैर, अब लिखिए हेडिंग पीएन जंक्शन, या एक बार एल पीएन जंक्शन पढ़ा दें, फिर आपको पढ़ाते हैं एलसीडी। पहले लिखिएगा पीएन जंक्शन, फिर आएँगे एलसीडी पर। लिखिएगा पीएन जंक्शन, बहुत सिंपल है। पी टाइप को और एन टाइप को जोड़ दो, तो क्या कहलाएगा? लिखिए हेडिंग पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन सिंपल सा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर लाओ और एन टाइप लाओ, तो पी में होल होंगे और एन में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? होल की तरफ भागेंगे और यहीं पर जंक्शन बन जाएगा। इसे कहते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बना दो इसे कॉपी में और लिख देना। देखिए जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है, जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है, देखिए जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव होल की ओर होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का बहाव होल की ओर होने लगता है और मध्य में एक जंक्शन बन जाता है, 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 जिसे ही पीएन जंक्शन डायोड कहा 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 जाता है। वर्तमान में वर्तमान में कई जंक्शन डायोड प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में कई पीएन जंक्शन डायोड प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में कई पीएन जंक्शन डायोड प्रसिद्ध हैं। क्या-क्या है? देखा जाए। सबसे फेमस पीएन जंक्शन डायोड है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। तो नंबर 1 लिखिएगा एलईडी, से पीएन जंक्शन पे काम करता है ये। नंबर 2 लिखिएगा जेनर डायोड, ये भी पीएन जंक्शन पर है। जेनर डायोड। नंबर 3 लिखिएगा फोटो डायोड, फोटो डायोड। नंबर 4 लिखिएगा सोलर पैनल, सोलर पैनल का पीएन जंक्शन, सोलर पैनल का पीएन जंक्शन डायोड, सोलर पैनल का पीएन जंक्शन डायोड, सोलर पैनल का पीएन जंक्शन डायोड, सोलर पैनल का पीएन जंक्शन डायोड। सोलर पैनल का पीएन जंक्शन डायोड, इतने याद रहेंगे। जिनमें से एक लिखिएगा हेडिंग अलग से, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लिखिए अलग से हेडिंग एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड। थोड़ा समझते हैं किसने बनाया होना है भाई ये, इसको जानते हैं ना, गोबर गैस बना बना खूब इस्तेमाल किया हो। लिखिएगा एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है इसकी, परिभाषा लिखिएगा। देखिएगा पीएन जंक्शन डायोड पर आधारित, पीएन जंक्शन डायोड पर आधारित, आधारित यह एक इलेक्ट्रो ल्यूमिनेंट, यह एक इलेक्ट्रो ल्यूमिनेंट डिवाइस है। 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 देखिए जब जब विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, तो पीएन जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। पीएन जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। पीएन जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन अभिक्रिया शुरू हो जाती है और फोटॉन उत्पन्न होने लगता है, और फोटॉन उत्पन्न होने लगता है, और फोटॉन उत्पन्न होने लगता है। इसी आधार पर, इसी आधार पर एलईडी में चमक उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर एलईडी में चमक उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर एलईडी में चमक उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर एलईडी में चमक उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर एलईडी में चमक उत्पन्न हो जाती है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था निक होलोनियक। नाम क्या था? निक होलोनियक। निक होलोनियक। तो नोट में डाल देना ये बात कि निक होलोनियक ने सबसे पहले
निक होलोनियक ने सबसे पहले एलईडी का आविष्कार किया था। निक होलोनियक ने सबसे पहले एलईडी का आविष्कार किया था। निक होलोनियक ने सबसे पहले एलईडी का आविष्कार किया था। एक और थे, व्लादिमायरो व्लादिमायरो बिक्लोसो। तो एक और नाम लिखिएगा नोट में, व्लादिमायरो बिक्लोसो ने रंगीन एलईडी का विकास किया। 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 सबसे बड़ा टफ क्या था ना, वो था ब्लू एलईडी का विकास। ये नहीं हो पा रहा था, तो इसको करने के लिए 3 लोग आए। एक आए इसामू आकासाकी, हिरोशी अमानो और सूजी नाकामुरा। तो ये 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने ब्लू एलईडी बनाई और इस तरह से रेड, ब्लू और ग्रीन इन तीनों को मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद हमें कौन-सी मिल गई? सफेद एलईडी का प्रकाश मिल गया। सफेद प्रकाश की एलईडी मिल गई। तो ये ही हमें आगे चल करके आज एलईडी के बल्ब के रूप में भूमिका निभा रही है। एलईडी के बल्ब के रूप में भूमिका निभा रही है। व्लादिमीर बिक्लोसो पुतिन के भाई थे क्या? जो भी रहे हो, थे लेकिन रसियन। नीचे डाल देना इसामू आकासाकी, हिरोशी अमानो और सूजी नाकामुरा ने कौन सी एलईडी बनाई? ब्लू। और जब ये बन गई तो रेड, ब्लू और ग्रीन मिक्स कर दिया गया तो क्या बन गया? व्हाइट एलईडी और आजकल इससे बल्ब बनता है। कोई भी एलईडी इक्विपमेंट्स ना अकेले नहीं होता, उसमें बहुत सारी छोटी-छोटी एलईडीज़ लगी होती हैं ऐसे। बल्ब देखा ना? तो एलईडी ना कलेक्टिव रूप में होती है। कलेक्टिव एलईडीज़ जो होती हैं, ये यंत्र बनाती हैं। जैसे जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है, एलईडी आधारित है। अब इसमें हज़ारों छोटी-छोटी एलईडीज़ लगी हुई हैं और आपको हमको एक डिस्प्ले दिख रहा है। एक्जेक्टली डिस्प्ले नहीं है, ये एलईडीज़ का ग्रुप्स है। तो कोई भी एलईडी यंत्र जो होगा क्या होगा वो कलेक्टिव एलईडीज़ होता है। कलेक्टिव एलईडी हो गया हो, तो आगे बढ़ा जाए। एक और लिख देना वहीं पर, जो हमारा रिमोट कंट्रोल में देखो एक तो बल्ब लगा होता है ना आगे, रिमोट कंट्रोल में, इसमें लगी होती है आईआर एलईडी। कौन सी एलईडी? इंफ्रारेड एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी लिख देना, रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड एलईडी का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया? चलिए, सर टी ब्रेक बस थोड़ा-सा बचा हुआ है, टी ब्रेक कह ही देना। आराम से खत्म कर लेते हैं अपन लोग, उसके बाद फिर आते हैं। लेज़र मेज़र पढ़ा दें? थोड़ा-सा एलसीडी बता दें, हो गया? समापन है। लिखिए हेडिंग, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी। लिखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी। लिख देना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी। लिखिएगा, एलसीडी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीकी है। लिखिएगा, एलसीडी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीकी है। एलसीडी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीकी है जो मुख्य रूप से कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन आदि में उपयोग में लाई जाती है। जो मुख्य रूप से कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि में उपयोग में लाई जाती है। मुख्य रूप से कंप्यूटर, कैलकुलेटर आदि में उपयोग में लाई जाती है। वास्तव में यह लिक्विड क्रिस्टल पदार्थों से बनी होती है। वास्तव में यह लिक्विड क्रिस्टल पदार्थों से बनी होती है जो ठोस और तरल के बीच की अवस्था में होते हैं। जो ठोस और तरल की बीच की अवस्था में होते हैं। जो ठोस और तरल के बीच की अवस्था में होते हैं। जो ठोस और तरल के बीच की अवस्था में होते हैं। जो ठोस और तरल के बीच की अवस्था में होते हैं। और यह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। ध्यान देना, कोई लाइट वेट नहीं बनती है। और यह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि और यह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि पीछे से आ रही बैकलाइट बल्कि पीछे से आ रही बैकलाइट के आधार पर बल्कि पीछे से आ रही बैकलाइट के आधार पर कार्य संचालित करती है। पीछे से आ रही बैकलाइट आधार पर कार्य संचालित करती है। और इसमें ध्रुवीकरण फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ध्रुवीकरण फिल्टर इसमें ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण व कलर फिल्टर दोनों लिख देना। कलर में ना आरजीबी इस्तेमाल करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। ध्रुवीकरण और कलर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसमें ध्रुवीकरण और कलर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। देखोगा कैलकुलेटर दबाओ ना, तो ऐसे आपको कलर ज़्यादा इसलिए कलर्स दबा रहे हो आप। तो वही है ये कलर फिल्टर। इसमें ध्रुवीकरण और कलर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि चित्रों को रंगीन बनाता है और प्रकाश को संयोजित करता है। जो कि चित्रों को रंगीन बनाता है और प्रकाश को संयोजित करता है। जो कि चित्रों को रंगीन बनाता है और प्रकाश को संयोजित करता है। चित्रों को रंगीन बनाता है और प्रकाश को संयोजित करता है। चित्रों को रंगीन बनाता है और प्रकाश को संयोजित करता है। नीचे नोट डाल देना। देखिए एलसीडी में जितना ज़्यादा पिक्सल होता है, एलसीडी में जितना ज़्यादा पिक्सल होता है, एलसीडी में जितना ज़्यादा पिक्सल होता है, यह उतनी ही क्षमतावान होती है। एलसीडी में जितना ज़्यादा पिक्सल होता है, यह उतनी ही क्षमतावान होती है। एलसीडी में जितना ज़्यादा पिक्सल होता है, यह उतनी ही क्षमतावान होती है। एलसीडी में जितना ज़्यादा पिक्सल होता है, यह उतनी ही क्षमतावान होती है। यह उतनी ही क्षमतावान होती है। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट, लेज़र फुल फॉर्म लिख सकते हो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। फुल फॉर्म लिख सकते हो, लाइट एम्प्लीफिकेशन लिख लेना, लिख सकते हो, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन
तो इसमें हम पहली बात तो प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट का, है ना? तो प्रकाश है कोई, उसको हम तीव्र बना दे रहे हैं और प्रवर्धित कर दे रहे हैं, उत्तेजित कर दे रहे हैं, एक रंगी कर दे रहे हैं और दिशात्मक कर दे रहे हैं, सुसंगत कर दे रहे हैं। लाल है तो लाल रहेगा, हरा है तो हरे रहेगा। तो अब ध्यान देना, एक ऐसी युक्त डिवाइस जो प्रकाश को, सामान्य प्रकाश को प्रवर्धित करे, सुसंगत करे, एक वर्णी करे यानी एक ही कलर में कर दे, आवर्धित कर दे, तीव्र कर दे, इस तरह की डिवाइस को क्या बोलेंगे? लेज़र कहेंगे। क्या बोलेंगे? लेज़र। परिभाषित कीजिएगा। ठीक है, लेज़र एक ऐसा उपकरण है जो लेज़र एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश तरंगों को उत्तेजित उत्सर्जन के माध्यम से, प्रकाश तरंगों को उत्तेजित उत्सर्जन के माध्यम से सुसंगत, कला संबद्ध, एक वर्णी, एक ही रंग में, एक ही रंग में, दिशात्मक व तीव्र कर देता है। दिशात्मक व तीव्र कर देता है। दिशात्मक व तीव्र कर देता है। और इस आधार पर प्रकाश किरणें, इस आधार पर प्रकाश किरणें अधिक विभेदन क्षमता वाली, अधिक विभेदन क्षमता वाली तथा लंबी दूरी तय करने युक्त हो जाती हैं। लंबी दूरी तय करने युक्त हो जाती हैं तथा लंबी दूरी तय करने युक्त हो जाती हैं तथा लंबी दूरी तय करने युक्त हो जाती हैं तथा लंबी दूरी तय करने युक्त हो जाती हैं तथा लंबी दूरी तय करने युक्त हो जाती हैं। लिखिएगा, लेजर में ऑप्टिकल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर में ऑप्टिकल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो इसकी क्षमता बढ़ाता है। लेजर में ऑप्टिकल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर में ऑप्टिकल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे, ऐसे लिखना, जो इसे मोनोक्रोमैटिक, जो इसे मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट व तीव्र बनाता है। जो इसे या प्रकाश तरंगों को मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट तथा तीव्र बनाता है। मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट तथा तीव्र बनाता है, जिससे कि ये एक दिशा में लंबी दूरी तय कर सकें, जिससे कि ये एक दिशा में लंबी दूरी तय कर सकें, जिससे कि ये एक दिशा में लंबी दूरी तय कर सकें, जिससे कि ये एक दिशा में लंबी दूरी तय कर सकें, जिससे कि ये एक दिशा में लंबी दूरी तय कर सकें। बहुत सारे इस्तेमाल है। लिखिएगा, लेजर के अनुप्रयोग। लिखिएगा, लेजर के अनुप्रयोग। सर जी को टैटू की समस्या थी, तो टैटू हटाने में, टैटू हटाने के लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं। लिखिएगा, पथरी, आंख का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन, गठिया का इलाज, घुटने का ऑपरेशन, पथरी, आंख का ऑपरेशन, गठिया का इलाज, घुटने का ऑपरेशन आदि, गठिया का इलाज, घुटने का ऑपरेशन आदि, गठिया का इलाज, घुटने का ऑपरेशन आदि, गठिया का इलाज, घुटने का ऑपरेशन आदि। इसके बाद लिखिएगा, नंबर 3, मिलिट्री क्षमताओं में, मिलिट्री क्षमताओं में लेजर गन, लेजर गन के रूप में, मिलिट्री क्षमताओं में लेजर गन के रूप में, मिलिट्री क्षमताओं में लेजर गन के रूप में। एक और लिखिएगा, और उद्योग धंधों में धातु की चादरों को काटने, वेल्डिंग करने के लिए, उद्योग धंधों में धातु की चादरों को काटने, धातु की चादरों को काटने, धातु की चादरों को काटने, वेल्डिंग में धातु की चादरों को काटने, वेल्डिंग में धातु की चादरों को काटने, वेल्डिंग में। एक और लिख देना, बार कोड रीडिंग में। देखो लाल लाल लेजर की लाइट डालता है कपड़े के टैग के ऊपर, तो उसको बोलते हैं बार कोड रीडिंग। बार कोड रीडिंग में, बार कोड रीडिंग में तथा होलोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तथा होलोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में, होलोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी में, होलोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी में, होलोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी में, होलोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी में। एक और लिखना, सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में होता है। सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में होता है। सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में होता है। सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में होता है। 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 तो ये तमाम ऐसे पॉइंट रहे हैं जिनको आप ध्यान दीजिएगा। एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक का नाम है थियोडोर एच मैमन। तो उन्होंने लेजर के बारे में बताया था, तो नीचे एक नोट डाल देना, थियोडोर, थियोडोर एच मैनन। इन्होंने लेजर का विकास किया था, तो नोट डाल देना, थियोडोर एच, सॉरी मैमन होता है, मैमन। थियोडोर एच मैमन ने लेजर तकनीकी का विकास किया था। थियोडोर एच मैमन ने लेजर तकनीकी का विकास किया था, ने लेजर तकनीकी का विकास किया था, लेजर तकनीकी का विकास किया था, ने लेजर तकनीकी का विकास किया था। देखो, लेजर लाइट ना इन 7 रंगों में होगी, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ और आर। तो जो आर है, रेड लेजर है ना, रेड लेजर, इसकी आवृत्ति कम होगी, इसलिए बच्चे इसे खेल लेते हैं और इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए मेला वाला में जो लेजर बिकता है ना, लाल वाला बिकता है। इधर वाले में इधर का कलर खतरनाक है, जैसे वायलेट है, ब्लू है, इन प्रकार के लेजर में आवृत्ति ज्यादा होगी, इनमें तरंग दैर्ध्य कम होगी, ये तुलनात्मक खतरनाक होती है, इसलिए इनके आसपास जाने से बचना चाहिए। लाल वाला उतना खतरनाक नहीं होता, तो बच्चों को कैसे, मतलब वो तो लेजर लाइट बहुत छोटी सी है ना, लेजर सोर्स वगैरह होते हैं ना, बहुत दूरी पे होते हैं, पास नहीं होते। तो खैर ये कॉन्सेप्ट रहा। नेक्स्ट लिखिएगा मेजर, फुल फॉर्म डाल देना, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट लिखिएगा मेजर, फुल फॉर्म डाल देना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? काफी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ रहे हो। मेजर,
बन गया? तो परिभाषा कीजिएगा। अब देखो, जहाँ वहाँ लाइट का इस्तेमाल था, वहाँ यहाँ किसका हो रहा है? माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल हो रहा है, माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगों का। तो लिखिएगा मेजर, मेजर एक ऐसा उपकरण है जिसमें सूक्ष्म तरंगों का ब्रैकेट करना कम आवृत्ति और उच्च तरंग दैर्ध्य, जिसमें सूक्ष्म तरंगों का ब्रैकेट कीजिएगा कम आवृत्ति और उच्च तरंग दैर्ध्य, उच्च तरंग दैर्ध्य, जिसमें सूक्ष्म तरंगों का ब्रैकेट कीजिएगा कम आवृत्ति उच्च तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है, 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 का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार सुसंगत कला संबद्ध विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार सुसंगत और कला संबद्ध विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार सुसंगत कला संबद्ध विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। कला संबद्ध सुसंगत विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। लिखिएगा अमोनिया मेजर, रूबी मेजर और हाइड्रोजन मेजर, दो तीन नाम हैं इनके। अमोनिया मेजर सबसे पहले इसी पर खूब काम हुआ था, जो बीगर, गॉर्डन और टाउन्स ने बनाया था, यही बनाया था। अमोनिया मेजर और रूबी मेजर, अमोनिया मेजर और रूबी मेजर, अमोनिया मेजर और रूबी मेजर आदि प्रमुख मेजर हैं। अमोनिया मेजर और रूबी मेजर आदि प्रमुख मेजर हैं। तीन वैज्ञानिक हैं, गॉर्डन, जीगर और टाउन्स, इन्होंने विकसित किया है मेजर। तो ये बात नोट करके लिख देना। लिखिएगा गॉर्डन, जीगर व टाउन्स ने मेजर युक्ति का विकास किया था। गॉर्डन, जीगर व टाउन्स ने मेजर युक्ति का विकास किया था। गॉर्डन, जीगर व टाउन्स ने मेजर युक्ति का विकास किया था। 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 क्लियर? अब सवाल है इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं? लिखिएगा अनुप्रयोग। तो सबसे पहला इस्तेमाल होता है परमाणु घड़ियों में, परमाणु घड़ियों में। दूसरा समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई तक संदेश भेजने में, समुद्र की गहराई तक संदेश भेजने में तथा जानकारी प्राप्त करने में, जानकारी प्राप्त करने में। तीसरा इसका इस्तेमाल होता है उपग्रहों की स्थिति की जानकारी, उपग्रहों की स्थिति का पता लगाने में, उपग्रहों की स्थिति का पता लगाने में, उपग्रहों की स्थिति का पता लगाने में। एक बात नीचे नोट डाल देना कि मेजर मानव जीवन के लिए या इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। मेजर इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। मेजर मानव के लिए हानिकारक होती हैं। मेजर मानव के लिए या जीवधारी के लिए हानिकारक भी होती हैं। जीवधारी के लिए इसलिए ना, कोई इन समय हमने कहीं वो नहीं लिखा कि इससे हम दवाई करेंगे या ऑपरेशन कर डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत हार्मफुल होती हैं, परेशान कर सकती हैं। तो खैर यहीं पर अब हमने आधिकारिक तौर पर फिजिक्स संपन्न कर दी है। इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ाना चाहिए था। हालांकि कुछ भी कभी पूर्ण होता नहीं है, ना आप कभी पूर्ण हो सकते हो, ना मैं हो सकता हूँ, पर एक संपूर्णता का अपना एक परिभाषा है। उस परिभाषा को लगभग हम लोगों ने पार कर लिया है या उसे प्राप्त कर लिया है। तो यहीं पर अब हमारी तरफ से एईडीओ बैच में आधिकारिक रूप में फिजिक्स संपन्न हो चुका है। अब हमें दीजिएगा इजाजत। अब ये बताओ कि इसके बाद एक क्लास है केमिस्ट्री की, पढ़ने की क्षमता है या नहीं? अभी एक क्लास और है जो कि रसायन विज्ञान से कनेक्टेड है, तो उसको बताना पढ़ने की क्षमता है या नहीं। हो तो मैं उसे कंटिन्यू करूं, और ना हो तो रियली वेरी फ्रूटफुल सेशन, वी लर्न अ लॉट ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। ठीक, इतनी खुशी, इतनी खुशी। अब इसके बाद सारे आविष्कार फॉरनर नहीं किए हैं। हाँ, तो कितने लोग इस पक्ष में हैं कि पढ़ने की क्षमता है? तो लगभग इस पक्ष में कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। खैर अभी मैं निर्णय लेता हूँ, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हम्म, अच्छा, कितने बजे क्लास लगी? देखो एक क्लास और है ना अभी, कितने बजे? देखो 7 बजे से? नहीं, देखो देखो इसमें। हाँ, तो खाली नहीं क्या स्टूडियो 7 बजे? अच्छा, इसलिए स्टूडियो खाली नहीं है, टेक्निकल इशू है। चलो देखते हैं। अब ना थोड़ी देर बाद 7 बजे के बाद चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन है ना अभी क्लास, क्लास चली ना? एक बार ना 7 बजे आप चेक कर लीजिएगा, फिर जैसा होगा सब पता चल जाएगा। 50-50 चांस है। थैंक यू, नमस्ते। हेलो नमस्कार, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है और शाम को 3 बज चुके हैं। विज्ञान और तकनीकी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आइए शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हम फिजिक्स के एक अंतिम चैप्टर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है और एईडीओ जैसे एग्जाम में इस टॉपिक में क्या महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो आमतौर पर इस विषय वस्तु से सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि आप ये समझें कि वास्तव में